नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की सुगम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते होंगे कि जब हम विकसित नहीं हुए थे या यूँ कहें जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तब हम कैसे बोलते होंगे या हमारी भाषा कैसे उत्पन्न हुई, हमने कैसे बोलना सीखा। ये सारे प्रश्न हम सभी के मन में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले हम अपने विचारों को इशारों के माध्यम से प्रकट करते थे। इशारों के बाद जब कुछ और विकास हुआ तब हमने चिन्हों के माध्यम से भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाना सीखा और धीरे धीरे फिर जब पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनी होंगी तो शायद हमने भी कभी बोलने की कोशिश की होगी और जब हमारी बोली का या यूँ कहें कि हमारे कंठ से आवाज़ निकली होगी उसके बाद हमने भी अपनी भाषा का विकास किया होगा। तो ये तो समझ में आ ही जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात स्वयं जानते हैं या समझते हैं। तो भाषा भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अब हम भाषा को दो रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे ये दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, परी आज तो तुमने नए कपड़े, नए जूते, नए रिबन, सब कुछ नए नए पहने हैं, आज कोई खास बात है क्या? परी कहती है, मान्या आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम ज़रूर आना। तो इन दोनों बच्चियों ने अपनी बात एक दूसरे को अपनी बोलकर एक दूसरे तक अपने मनोभावों को प्रकट किया। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अब यदि हमने कार्ड पर किसी को जन्मदिन का निमंत्रण पत्र भेजा तो जब हमने अपने मन के भावों को कार्ड पर व्यक्त किया तब हमने भाषा के लिखित रूप का उपयोग किया। इस प्रकार हमने जाना कि जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं और जब हम भाषा का प्रयोग लिख कर करते हैं तब हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अर्थात भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब यदि हम भाषा के कौशलों की बात करें, कौशल अर्थात बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। आप सभी जानते हैं कि सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। बोलना, एक बोलता है या यूँ कहें कि वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। लेखक या विद्वान लिखते हैं और विद्यार्थी पढ़ते हैं। अर्थात चारों शब्द भाषा के कौशल कहलाते हैं। इनका ही प्रयोग हम भाषा के दोनों रूपों में करते हैं। अब यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें या किसी भी विशेष क्षेत्र की बात करें तो इस विशेष क्षेत्र में जिस भाषा के रूप को बोला जाता है वह बोली कहलाती है। उस क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेलखंडी, इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारे राज्य का नाम क्या है? जी हाँ, सही पहचाना आपने। हमारे राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और हमारे राज्य में बोली जाने वाली बोली है छत्तीसगढ़ी। अब हम ये समझते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बोली किसी क्षेत्र तक सीमित होती है जबकि भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है।
तथा बोली का साहित्य मौखिक होता है तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में स्पष्ट होता है। इस प्रकार हमने बोली और भाषा में दो अंतर समझे कि बोली सीमित क्षेत्र में होती है और बोली का साहित्य मौखिक होता है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है और भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। अब हम जब क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है या कई बोलियों को भाषा के रूप का दर्जा दिया गया। तो हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको भारत देश में मान्यता प्राप्त है। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? ये हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, काश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली और संथाली। इस प्रकार भारत के जिस प्रांत में लोग रहते हैं उस प्रांत में अनेक प्रकार की बोलियां व भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार भारत जैसा एक देश है, वैसे ही हमारे इस विश्व में या यूँ कहें हमारी इस विशाल वसुंधरा में भी कई देश हैं। तो हर देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है और अरब के देशों में अरबी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा को हम जिन विशेष चिन्हों की मदद से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक विशेष शब्दावली या यूँ कहें कि एक विशेष चिन्ह होते हैं जिसमें उस भाषा को व्यक्त किया जाता है। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। इन कॉलम में आप देख रहे हैं कि भाषा तथा उनकी लिपियां उनके सामने दी गई हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, बंगाली की बांग्ला है, जर्मन की रोमन है और फ्रेंच की भी रोमन है। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। अब हमारे संविधान में जो कि 14 सितंबर 1949 को बना था, इस भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी हम हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। यदि हम अपनी बातों को सार्थक रूप से दूसरों तक न पहुंचा पाए या हम कुछ भी बोले जो सामने वाले के लिए अस्पष्ट हो या वह हमारे मन के भावों को न समझ पाए, तो हम अवश्य ही उन वाक्यों में कुछ अशुद्धियां कर रहे होंगे। व्याकरण हमें इन्हीं अशुद्धियों से अवगत कराता है और एक निश्चित नियमावली प्रदान करता है जिससे हम भाषा के सही रूप का सही तरह से प्रयोग कर सकें। तो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है, जिसमें हम भाषा को सही तरीके से लिखना, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा कि सभ्यता के साथ भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। हम दो तरीके से अपने भावों को प्रकट करते हैं, लिखकर और बोलकर।
भाषा की यही रूप मौखिक और लिखित कहलाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी और भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको समझ आया होगा और इसके अभ्यास के प्रश्नों की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ ही इसके साथ ही वर्कशीट भी दी गई है, जिसे भी आप अपने होमवर्क कॉपी में ज़रूर से पूर्ण करें। धन्यवाद।